हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। अभी तक हमने बात की है ग्रेगर जॉन मैंडल की, और उन्होंने जो प्रिंसिपल हमें दिए हैं, जो लॉ हमें दिए हैं, उसकी हमने बात की है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से ये जो चैप्टर है आपका, यहाँ से आपका चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन शुरू होता है। अभी तक हमने ग्रेगर जॉन मैंडल को पढ़ा है और हमने क्या बात की थी, जब उन्होंने अपने 3 लॉ दिए थे। कौन कौन से उनके लॉ थे? मैंडल ने यहाँ पर अपने 3 लॉ दिए थे। 3 उन्होंने क्या दिए थे? अपने नियम दिए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, जिसे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। सेकेंड है यहाँ पर पृथक्करण का नियम। ठीक है, और तीसरा हमने कहा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम हमने पढ़े हैं मैंडल के, और इसमें आपने देखा है कि कैसे जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफर होते हैं, कैसे कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे कैरेक्टर अपने आप को हाइड करते हैं, किन सिचुएशन में हाइड कर रहे हैं, क्यों हाइड कर रहे हैं, क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, कब आपके पास बीच की कंडीशन आ रही है। तो ये सारी चीजें आपने देखी। इसके बाद हमारे पास जो लॉ आया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, इसका एक एक्सेप्शन हमारे पास आया था, वो था लिंकेज। एक हमारे पास इस लॉ का जो एक्सेप्शन आया था वो था हमारे पास लिंकेज। इससे पहले आप इस लॉ को ध्यान से देखिए, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। क्या क्या हमने यहाँ पे रिजल्ट देखे थे, इसके एक बार आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहाँ पर लिंकेज की। हमने कहा कि यहाँ तक तो हमने बात समझी है। जो हमारा लास्ट लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसका हमारे पास अपवाद आता है, लिंकेज आता है। क्या होता है लिंकेज, किसने लिंकेज को दिया है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टी.एच. मॉर्गन के। एक और नए साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं, नए यानी कि इस चैप्टर में जो नए साइंटिस्ट हमारे पास आए हैं, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया यहाँ पर, देखिए। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ग्रेगर जॉन मैंडल के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था ग्रेगर जॉन मैंडल ने अपने लॉ दिए थे और उन्हें पब्लिश किया गया था, लेकिन उनके काम को वहाँ पर नोटिस नहीं किया गया, या फिर उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके क्या क्या रीज़न थे, हमने कुछ रीज़न यहाँ पर डिस्कस किए थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब मैंडल की डेथ हो गई और बहुत सालों बाद जब मैंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया, कैसे रीडिस्कवर किया गया, देखा गया यहाँ पर जब माइक्रोस्कोप में काम चल रहा था और माइक्रोस्कोप में जब सेल को ऑब्जर्व किया जा रहा था, तब उन्होंने देखा क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों को देखा। क्या देखा गया? गुणसूत्रों को यानी कि क्रोमोसोम्स को देखा गया। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व यहाँ पर किया, उन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, और जब गैमीट बन रहे हैं तो ये क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, सिंगल हो जा रहे हैं, और जब इनका फ्यूजन हो जा रहा है तो ये फिर से क्या आ जा रहे हैं, पेयर में आ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट था वो तब किया गया। तो टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, टी.एच. मॉर्गन ने इसी एक्सपेरिमेंट को क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था, इसी एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। उन्होंने कहा, क्योंकि मैंडल ने यहाँ पर जीन शब्द नहीं कहा था, जीन को उन्होंने फैक्टर कहा था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जैसा हमें मैंडल ने क्या बताया था, मैंडल ने ये बताया कि कैपिटल टी की बात कर रहे हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर रहे हैं, हम इसे लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमने क्या देखा कि जब गैमीट बने तो ये क्या हो गए हैं, अलग अलग यहाँ पर जो गैमीट है, जो एलील थे वो अलग अलग गैमीट में चले गए थे, और जब इनका क्रॉस हुआ तो हमने कहा कि ये फिर से क्या हो गए हैं, यहाँ पर फिर से क्या हो गए हैं, हमने कहा कि ये एक सेल में आ गए हैं। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन, कुछ ऐसी ही कंडीशन क्रोमोसोम पर देखी गई थी। तो मॉर्गन ने सोचा कि हो सकता है कि क्रोमोसोम पर ही फैक्टर है, और ये बात सच भी है। हमने क्या बोला, क्रोमोसोम पे ही जीन पाए जा रहे हैं। क्रोमोसोम क्या है, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब हमने क्या किया था, देखा था क्रोमोसोम
डीएनए और जीन, तीनों में क्या डिफरेंस होता है? एक बार जल्दी से देख लीजिए कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तीनों में डिफरेंस क्या है? हमने कहा ये है डीएनए, ठीक है, ये है डीएनए, ये जो डीएनए है, ये है डीएनए, ठीक है। इस डीएनए पे लगे हुए हैं हिस्टोन प्रोटीन। या सिंपली पहले डीएनए को देखिए, आपने क्या, ये जो डीएनए था इसमें एक प्रोटीन लग गई है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारे पास आती है, एक और एक्स्ट्रा प्रोटीन आप देख लीजिए इस प्रकार से, एक और एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारे पास। अब हमने कहा ये जो डीएनए का सेगमेंट है ये आरएनए को बना रहा है और ये प्रोटीन को बनाएगा। ये जो आरएनए है ये प्रोटीन को बनाएगा और ये प्रोटीन किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको यहीं पर तीनों चीजें समझ आ जाएंगी कि क्या किसे हम कहते हैं। अगर मैं कहूँ सिंपली इस स्ट्रैंड को, मैं कहूँ ये जो स्ट्रैंड है, ये जो डबल स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है वो डीएनए है। डीएनए का वो पोर्शन जो आरएनए के निर्माण में क्या है, भूमिका निभा रहा है, आरएनए के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। और उस आरएनए से प्रोटीन बनेगा। और आप जानते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। आपकी बॉडी में जो भी कैरेक्टर आपको मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उस प्रकार की प्रोटीन आपकी बॉडी में बन रही है। हमने कहा कि हमारे जो भी कैरेक्टर होते हैं, इंटरनल हो गए हैं या एक्सटर्नल हो गए हैं, हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिलीज हो रहे हैं, हमने कहा डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, वो सारे किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से हैं। चलिए, तो हमने क्या बातें की? हमने कहा ये जो डबल स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या आता है? डीएनए आएगा, ठीक है। हमने कहा डीएनए का वो सेगमेंट जिसे आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से कैरेक्टर बन रहा है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम कहते हैं जीन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। क्लियर है? अब हमने कहा कि ये जो डीएनए है जिसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगा है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्लियर है? तो आप समझे ये सिंपल सा क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिल करके क्रोमोसोम बना रहे हैं। और डीएनए का कोई एक पोर्शन जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है उसे हम जीन कहते हैं। क्लियर रहती बात? इसी प्रकार के बहुत सारे जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए में होते हैं। डीएनए क्या होगा? क्रोमोसोम में रहता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मॉर्गन ने क्या बोला, क्योंकि जो मेंडल थे उन्होंने इन्हें क्या कहा था? फैक्टर कहा था। उन्होंने क्या कहा था? इन्हें फैक्टर कहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि ये कुछ कुछ मेंडल के फैक्टर जैसे लग रहे हैं कि क्या है, पेयर में रहते हैं, गैमीट बनते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं और फिर फ्यूजन होता है तो फिर से साथ में यहाँ पर आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर? उन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो फैक्टर हैं वही क्या होते हैं? जीन होते हैं। और ये जो जीन है ये किस में पाए जाते हैं? फैक्टर या जीन जो किस में पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके साथ साथ इन्होंने डिस्कवर किया लिंकेज को, कि लिंकेज किसे कहते हैं। उन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया। इसी के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर को भी देखिए। क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज क्या होता है? लिंकेज जो शब्द है वो हमें क्या बता रहा है? किसी प्रकार के जुड़ाव को बता रहा है, किसी प्रकार के लिंक को बता रहा है। इसमें होता क्या है, हमने कहा जब हमने पढ़ा था कि दो क्रोमोसोम है और दो क्रोमोसोम में हमने कहा कि किसी कैरेक्टर, किन्हीं दो कैरेक्टर के लिए जीन पेयर है। और जब यहाँ पर हमने कहा गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या होंगे? फिर सेग्रीगेट होंगे। जैसे कि हमने कहा ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम का एक पेयर है, इस पे हमने कहा किसी कैरेक्टर के लिए क्या लगे हुए हैं? हमने कहा ये है जीन पेयर है, ठीक है। एक चीज ये है। हमने कहा कि फिर से किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए कोई दूसरा जीन पेयर होगा इस प्रकार से। तो हमने क्या बातें की थी कि यहाँ पर ये क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर जो जीन है, जो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जो जीन है, अगर वो बहुत पास पास रहते हैं तो वहां पर वो एक साथ ही क्या होते हैं? नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं। और इसी प्रकार के प्रोसेस को लिंकेज क्या है? इसी प्रकार के प्रोसेस को हम लिंकेज कहते हैं। और इस प्रकार के जीन को हम लिंक्ड जीन कहते हैं, वो जीन जो जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, क्लियर है? पढ़ ले इस चीज को। चलिए,
तो हमने क्या बातें की हैं, हमने कहा लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स। क्या हो रहा है, लिंकेज दो जीन का एक भौतिक जुड़ाव है। जो दो जीन हैं वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो केमिकली एक दूसरे से जुड़ गए हैं और उनका जो यहाँ उनकी जो फीचर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। हमने कहा फिजिकली जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इतने पास हैं कि अलग नहीं है, बहुत पास है। यहाँ पर आपको बहुत अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, हमने कहा बहुत पास है इस प्रकार से, ठीक है, क्या है, बहुत पास यहाँ पर है। तो क्या हुआ, हमने कहा नेक्स्ट लाइन में आपको बता रखा है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ जीन क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। हमने बोला इसे एक ही गुणसूत्र पर एक साथ बंध जीनों के जुड़ाव की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। लिंक्ड जीन सिट क्लोज टुगेदर ऑन अ क्रोमोसोम। जो लिंक्ड जीन होता है, लिंक्ड जीन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो जीन है जो आपस में बहुत क्लोज है, जो कि क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ पास हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिंक्ड जीन। हमने कहा ये जो लिंक्ड जीन है एक गुणसूत्र पर एक साथ ही बैठे रहते हैं, मेकिंग देम लाइकली टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, जिससे कि उन्हें एक साथ विरासत में मिलने की संभावना होती है। यानी कि ये इतने पास होते हैं कि सेग्रीगेट नहीं हो पाते, अलग अलग नहीं हो पाते हैं, और एक साथ ही क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। क्लियर रहती बातें। तो ये आपका क्या है, लिंकेज की डेफिनेशन है। लिंकेज किसने दिया था, टीएच मॉर्गन ने दिया था। टीएच मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, ड्रोसोफिला पे किया था। ड्रोसोफिला पे क्यों अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अब जब यहाँ पर आप क्रॉस करेंगे टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में, जब आप क्रॉस करेंगे कुछ चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, जो कि जब हम पढ़ रहे थे मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट को, उससे क्या क्या वो डिफरेंस आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आपको लिंकेज की डेफिनेशन पढ़नी है और उसे नोट करना है, तो एक बार आप लोग इसे देखिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहाँ पर टीएच मॉर्गन के बारे में। मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया था। मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो ड्रोसोफिला पे किया था। ड्रोसोफिला पे क्यों किया था, ये भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि ड्रोसोफिला ही क्यों चूज की थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। कुछ रीजंस आते हैं, जैसे कि जो ड्रोसोफिला होते हैं उसे लैब में इजिली ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि पहला है इजली ग्रो करा सकते हैं लैब में, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल 2 वीक की होती है, ठीक है। क्या होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। जितनी शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी उतनी जल्दी आप अपने एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, उतनी जल्दी आपके पास रिजल्ट आ पाएंगे। तीसरा हमने कहा लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। क्या थे, यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो लार्ज नंबर के, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिल जाते हैं। चौथा आपने कहा डिफरेंस या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है ये। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल। और फिफ्थ आपने बोला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बहुत सारे क्या होंगे, वैरायटी मिलेगी, या बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलेंगे, या वैरायटी इन कैरेक्टर्स कहिए। तो सबसे पहले तो आप ये पांचों पॉइंट को नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया था। तो हमने कहा सबसे पहले इजीली ग्रो करा सकते हैं, लैब में इन्हें आसानी से ग्रो करा सकते हैं। दूसरा, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, 2 हफ्ते की होती है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें क्या करना है कि क्योंकि आप जेनेटिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या आता है, जो कैरेक्टर है वो कैसे इनहेरिट होते हैं, आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर कराना क्या है, आपके पास जितनी जल्दी रिजल्ट आएंगे उतनी जल्दी ही आप क्या करेंगे, अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसे फिर से कर सकते हैं, उसे रिपीट करेंगे और अपने रिजल्ट को निकाल पाएंगे। तो 2 वीक में क्योंकि लाइफ साइकिल पूरी हो रही है, तो आपने कहा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो जल्दी आ रहे हैं।
अब जैसे हम किसी प्लांट को आपको बोना है तो आपने क्या कहा कि आपको पहले बीजों को बोना पड़ेगा, फिर बीज में क्या होगा, उनका अंकुरण या जर्मिनेशन होता है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनमें गैमीट बनेंगे, गैमीट मैच्योर होंगे, फिर पॉलिनेशन या परागण होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद बीज बनेंगे, फिर वो बीज परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, तब जाके आप उन बीजों को प्राप्त करके फिर से उन्हें बोएंगे। और जब आपने उन्हें फिर से बोया और जब वो उन बीजों से फिर पौधे आपके पास आए, तब जाके आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या, ड्रोसोफिला 2 हफ्तों में ही इनकी जो लाइफ साइकिल पूरी हो जा रही है, इसका मतलब कि आपको जो ऑफस्प्रिंग है वो 2 हफ्तों से पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो भी क्या आते हैं, वो लार्ज नंबर में आते हैं, आपके पास ज्यादा अगर रिजल्ट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रोसोफिला में क्रॉस कराया है और यहाँ पर 1 या 2 ही आपके पास संतति आई है, तो आप उन पे कितना एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, जितने ज्यादा आपके पास सैंपल होंगे उतने ज्यादा आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। आपने कहा फीमेल क्या होती है, बड़ी होती है, मेल यहाँ पे छोटा होता है साइज में, तो आप देख करके ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, पांचवा हमने कहा कि इनमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं, वेराइटी मिलती है कैरेक्टर में। जैसे कि आपने कहा कि बॉडी का जो कलर है, किसी का बॉडी का कलर कैसा है, यहाँ पर आपने कहा अलग अलग हो सकता है, ब्राउन है या फिर येलो है। आपने कहा आई का जो कलर है उसमें डिफरेंस आ सकता है, किसी के पास रेड आई है तो किसी के पास क्या है, व्हाइट आई है। आपने कहा विंग्स का जो साइज होता है वो उसमें डिफरेंस आती है, किसी के विंग्स का साइज बड़ा है, लार्ज है, तो किसी के विंग्स का साइज जो है वो छोटा है। तो जैसे आपने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पी में देखे थे, मटर के पौधे में देखे थे, वैसे ही कुछ कैरेक्टर आपको किस में दिख रहे हैं, यहाँ पर ड्रोसोफिला में। क्या क्या हमने एग्जाम्पल लिए हैं, बॉडी का कलर, विंग्स का साइज, आई का कलर। तो ये हमारे पास कुछ क्या आते हैं, रीजन आते हैं। पांचों रीजन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, पांचों रीजन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, बुक्स में आपके पास नहीं दे रखे हैं, इसीलिए आपको नोट करने। अब हम पढ़ते हैं टी एच मॉर्गन के। इन 910 टी हंट मॉर्गन या टी एच मॉर्गन जिसे आप कहते हैं, यूज्ड फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर to explain the variation in offspring caused by sexual reproduction। क्या हुआ, 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने यौन प्रजनन के कारण होने वाली संतानों में विभिन्नता को समझाने के लिए जो यहाँ पर फ्रूट फ्लाई है या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का उपयोग किया गया। आपने कहा, देखिए इनहेरिटेंस आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं, वेरिएशन को भी आप समझेंगे। हमने कहा इनहेरिट तो हो रहे हैं कैरेक्टर, पास तो हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, लेकिन वेरिएशन क्यों आया, वेरिएशन का रीजन ये देते हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर आप पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो वेरिएशन आएगा, वेरिएशन को समझाने के लिए मॉर्गन ने क्या किया है, अपने एक्सपेरिमेंट को किया है। He experimented with fruit fly and observed that there were more than 1000 fruit fly with a red eye but only one male fly with white eye। क्या हुआ यहाँ पर, आपने कहा उन्होंने फल मक्खियों के साथ प्रयोग किया और देखा कि लाल आंख वाली 1000 से अधिक फल मक्खियां थी, लेकिन सफेद आंख वाली केवल एक नर मक्खी थी। जब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने एक डेटा निकाला, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 10,000 जो लाल आंख वाले जो ड्रोसोफिला थे वो बहुत सारे थे, लेकिन व्हाइट आई वाली बहुत कम थी इनके कंपैरिजन में। He even published an article in the name of sex limited inheritance in Drosophila। उन्होंने ड्रोसोफिला में सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस के नाम से भी एक लेख प्रकाशित किया है। इसका मतलब क्या है, ड्रोसोफिला में आपने कहा इसका मतलब क्या है, सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, कि ड्रोसोफिला में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं कि जो इनहेरिट तो होते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड वे में होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पे क्या किया था, अपना आर्टिकल दिया था। ठीक है, एक बार आपको करना क्या है, इतना आप समझ चुके हैं कि टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, और ये पांचों पॉइंट आपको नोट करने हैं कि क्यों ड्रोसोफिला को चूज किया था। चलिए, जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आते हैं उसमें हमें बता रखा है यहाँ पर, ही चूज फ्रूट फ्लाई ड्यू टू द रीजन मेंशन बिलो। कौन कौन से वो रीजन है जो उन्होंने यहाँ पर क्या किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ड्रोसोफिला को चूज किया था। वन कैन इजिली डिफ्रेंशिएट बोथ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला, के उन्होंने क्या है, नर और मादा ड्रोसोफिला दोनों में आसानी से अंदर किया जा सकता है, क्योंकि क्या होते हैं, दोनों के साइज में डिफरेंस होगा।
वन सिंगल मेटिंग इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी ऑफस्प्रिंग की यहाँ पर सिर्फ एक बार में ही बहुत सारी जो संतानें हैं वो यहाँ पर ग्रो कराई जा सकती हैं। इट कैन इजिली कल्टिवेट इन द सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी की प्रयोगशाला में सिंथेटिक माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। इट हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन अबाउट 2 वीक्स की इनका जीवन काल लगभग 2 हफ्ते का होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस आर अवेलेबल विभिन्न प्रकार की वंशानुगत विविधताएं उपलब्ध होती हैं। यही कैरेक्टर हमने डिस्कस किए थे, 5 जो कैरेक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इतना ये पता हो। चलिए, तो ये जो 5 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्या करने हैं, ये लिखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। और यहाँ पर जब आप बात कर रहे थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट की, तब हमने वहाँ पर जो इनिशियल यूज़ किए थे, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होगा कि डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट को हम थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले यही समझेंगे और उसके बाद हम मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसे एक बार अच्छे से पढ़ करके आएंगे, लिंकेज की डेफिनेशन समझेंगे, उसे पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।